नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज की क्लास में लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और साथ में आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो चलिए क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यवनों ने जो है स्टार्ट किया था सैन्य शासन। ठीक है, और किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? अलेक्जेंडर ने भारत में सैन्य शासन प्रथम बार प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, JB कृपलानी। इनका फुल नेम क्या है अभी हम जानेंगे। जीवत राम भगवान दास। ठीक है, ये JB की फुल फॉर्म है। जीवत राम भगवान दास कृपलानी कांग्रेस के 58 नंबर के अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। कृपलानी गांधीवाद विचारधारा के समर्थक थे। अब आपको इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जानने लायक। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि कांग्रेस के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? मेरठ के। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किस विचारधारा के थे? गांधीवाद विचारधारा के थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखा ताकि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। अगर कहीं से भी आपसे पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो आपके एग्जाम्स में अगर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्रिका हर जंग किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? तो किन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? एक ही भाषा में नहीं होती थी, कई भाषा थी। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से देखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। किस किस में होती थी? अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती, तीनों ही भाषा में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका, पहले तो आपको नेम याद रखना, कौन सी पत्रिका थी? हरिजन। और कौन सी थी? साप्ताहिक थी। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिजन साप्ताहिक पत्रिका थी, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, की शुरुआत 11 फरवरी 1932 में की थी। यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती में प्रकाशित होती थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने लायक क्या है कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए आपको ध्यान रखना है, हरिजन जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? तो जो पृथ्वी की परिधि थी किसने नापी थी सबसे पहले? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ऑप्शन डी। देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इरेटोस्थनीज यूनान का प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद थे। क्या क्या थे? प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद थे। उसने प्रथम पृथ्वी की परिधि नापी। उसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या थे? दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है, अच्छे से क्लास को बैठ के सुनना है, देखना है। अगर नोट कर सकते हैं तो आप साथ के साथ नोट भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 27 फरवरी 1931 में। कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को, ऑप्शन ए। ठीक है, देखेंगे एक्सप्लेनेशन। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य भारत में। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है, कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। और उनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु किस जल डमरू में स्थित है? तो जो राम सेतु है किस जल डमरू पे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, फटाफट से ऑप्शन देखेंगे और फिर उसका नेम बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पलक जल डमरू। ठीक है, ध्यान रखना है, पलक जल डमरू भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु और श्रीलंका की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स ही अच्छे से याद कर लेने। ठीक है, मन्नार के बीच स्थित है। इसका नाम सर रॉबर्ट प्लक के नाम पर रखा गया। किन के नाम पर? सर रॉबर्ट प्लक के नाम पर प्लक जल डमरू रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाए किस मन्नार के बीच में है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो गुलाम वंश के पूछें तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केकुबाद। केकुबाद जो थे गुलाम वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है,
गुलाम वंश के अंतिम राजा केकूबाद थे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। केकूबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो समुद्री सीमा पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात की कुल समुद्री सीमा 1214.7 किलोमीटर है, मतलब 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीम तमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, हमीम हमाम अकबर की शाही स्कूल के संचालक और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सभी क्वेश्चंस को करेंगे और बीच बीच में आप सभी के लिए टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। चलिए, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंध है? ऑप्शन बी सिंध के। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम है चच। सिंध का एक राजा था। चच का साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी ब्राह्मणबाद थी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी इसकी जो साम्राज्य चचनामा की? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई तत्व यूनान से नहीं आया, किसका कथन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विल ड्यूरा। यह कथन विल ड्यूरा का है, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता पर लिखा। उन्होंने यूनान के सांस्कृतिक योगदान को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। मशीनों को छोड़कर प्रायः सभी सांस्कृतिक तत्वों की जड़ें यूनान में मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जो है विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मारुस्थल। ठीक है, इसका मुख्य कारण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तितली पार्क, और एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बन्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। कहाँ पर? बन्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के पहले तितली उद्यान को बन्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में विकसित किया गया है। ये पहला तितली उद्यान है, ठीक है, जो तितलियों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर है बिहार में है ये, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाल्मीकि नेशनल पार्क को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ध्यान रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, या बिहार में है। मेन कीवर्ड यही है इसका की पॉइंट कि इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी व अस्थायी सदस्य हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 10। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। कितने अस्थायी? 10 सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कौन कौन से स्थायी सदस्य? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, स्थायी वाले ज़्यादा जरूरी हैं कि आपको उनके नेम भी पता होने चाहिए देश के। अस्थायी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी नंबर ऑफ काउंटिंग पता होना चाहिए कि 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और कुल सदस्य कितने? 15 होते हैं। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है,
नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर बहाकर ले जाना, मारुस्थल में रेत का परिवहन इत्यादि किसके उदाहरण हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साल्टेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साल्टेशन कणों के परिवहन की एक प्रक्रिया है। इसमें द्रव अथवा ठोस कणों को वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो किस हिस्से में पाए जाते हैं फटाफट बताएंगे। पृथ्वी का कोर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोर में पाए जाते हैं। पृथ्वी के कोर में निकल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को निफे, निकल प्लस फेरस भी कहा जाता है, जिसे निफे भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से आंसर बताएंगे। रुकिए, कुछ मिस्टेक लग रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका, नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, नदीमुख, ठीक है। ऑप्शन बी, नदीमुख कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ज्वारदीन एस्चुरी, मतलब जिसे कहते हैं एस्चुरी, जवरन नदी मुख, ज्वार नदी मुख सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा मूल्यह्रास की सही परिभाषा है, तो क्या है सही परिभाषा? ऑप्शन बी, किसी एक मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा का दाम गिरना, ठीक है। जब अन्य मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा का दाम गिर जाए तो उसे मुद्रा मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। अन्य मुद्रा की, सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है, जब अन्य मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा का दाम गिर जाए तो उसे मुद्रा मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास में कोई गलती ना हो, बहुत एनालाइज के बाद ही क्लास आपके लिए लाई जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से भी पढ़ाना पड़ता है ताकि आप तक कोई गलती ना पहुँचे, आपको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा जो कंटेंट मिले। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक जोन के बैंक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? चलिए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन सी, अपतटीय बैंकिंग। विशेष आर्थिक जोन के बैंक अपतटीय बैंकिंग श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना है, विशेष जोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भी आपके एग्जाम में जो है ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मैं आपको क्लियर कर दूं। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण पृथ्वी का भूभाग वर्तमान में इस स्थिति में है। इस प्रक्रिया में लंबे समय काल में पृथ्वी के भूभाग में हलचल होती रहती है। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, जो है क्वार्टरनी काल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो फटाफट से बताएंगे कि जो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, क्या नहीं है पूछ रहे। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
ये सभी प्राथमिक कार्य हैं, ठीक है। डिपॉजिट स्वीकार करना, मर्चेंट बैंकिंग, लोन जारी करना, ये सभी प्राथमिक कार्य हैं। ऐसे बैंक जो कॉरपोरेट्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं मर्चेंट बैंक कहलाते हैं। मर्चेंट बैंकिंग वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। जो मर्चेंट बैंकिंग होती है इसमें से ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। मर्चेंट बैंकिंग जो होती है इसका कार्य नहीं है। बाकी डिपॉजिट स्वीकार करना, लोन जारी करना, ये सभी क्या है, वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्य हैं। पर मर्चेंट बैंकिंग होती है, इसका वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति पर संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, फटाफट से बताएंगे। चलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आज, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1995 में हुई, जबकि इसकी दोबारा स्थापना 2000 में हुई। सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। इसके 173 जो सदस्य हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में एक रोकथाम कर प्रणाली द पे एज यू अर्न पे प्रचलित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पे प्रणाली यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा स्तूप किस प्रदेश में है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में स्थित बौद्ध धर्म स्थल है, जिसकी खुदाई 1959 में पुरातत्वविद SN चौधरी ने की थी। किसने की थी? SN चौधरी ने, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो SN चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है आदि शंकराचार्य का, ठीक है। किसका? ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी जिले में हुआ था। तब यह चेर साम्राज्य का हिस्सा था। किसका साम्राज्य का हिस्सा था? चेर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी करम किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है। तो आपका करेक्ट आंसर है शहनाई, ऑप्शन डी। शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान के शासन आदेश पर नहीं बनाया गया। नहीं पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या नहीं बनाया गया है, फटाफट बताएंगे। नीति आयोग, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। तो किसे उखाड़ फेंका था, फटाफट बताएंगे। धनानंद को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धनानंद एक अभिमानी और दमनकारी शासक थे, जिसने आम लोगों पर भारी कर लगाया। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली आप तक ऐसी क्लासेस पहुंचती रहे।